हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है ज्योमेट्री। पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ज्योमेट्री होती क्या है। बेसिकली ज्योमेट्री जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रियन का मतलब होता है टू मेजर करना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ज़मीन जो होती है उसकी नाप तोल करने को ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर के अंदर ओवरफ्लो हो जाता था, यानी कि जब बाढ़ आती थी, तब क्या होता था कि बाउंड्री ऑफ द फील्ड वाइप्ड आउट, यानी कि जो खेतों की बाउंड्री होती है वो मिट जाती थी। अब उससे क्या होता था कि जो उनके मालिक होते थे, ऑनर होते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी उनकी बाउंड्री कहाँ है। तो उनको नाप तोल करना पड़ता था कि पहले बाउंड्री कहाँ थी और बाद में बाउंड्री कहाँ है। आफ्टर सच अ फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन। जब बाढ़ चली जाती थी तो उसके बाद में उन बाउंड्री को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता था। अब एक बार जब बाउंड्री मिट जाए तो उसको रीड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। फॉर दैट द पर्पज़ इजिप्शियन डेवलप द नंबर ऑफ टेक्निक। इसी कारण से जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने कई सारे की टेक्निक का ईजाद किया और रूल बनाए फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल एरिया, ताकि जो एरिया था, ज़मीन पहले कहाँ थी, उनका एरिया कितना था, उनको कैलकुलेट किया जा सके। सो द ज्योमेट्री अपीयर टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर द मेजरिंग लैंड, यानी कि ज्योमेट्री की जो ज़रूरत है वो बेसिकली इसी वजह से पड़ी कि जो ज़मीन है उसका नाप तोल किया जा सके। इसी वजह से कि हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत हुई। इसीलिए सो मैनी मैथमेटिशियन लाइक थेल्स हो गया, पाइथागोरस हो गए, उनके जो ग्रुप हो गया, उन्होंने कई तरीके की थ्योरी डेवलपमेंट की ज्योमेट्री को लेके। ठीक, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 300 BC, और ये जो प्रोसीजर है वो 300 BC तक कंटिन्यू चलता रहा। उन्होंने नए नए रूल, थ्योरम, कई सारे के इस तरीके बताए ताकि हम जो ज़मीन का मेजरमेंट है वो इजीली कर सकें। आफ्टर दैट द यूक्लिड हु वाज द टीचर ऑफ द मैथमेटिक्स एट द अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इसके बाद आए हमारे यूक्लिड, जो कि इजिप्ट के अंदर इजिप्ट के जो अलेक्जेंड्रिया वहाँ पर मैथमेटिशियन के वो टीचर थे। ठीक, ही कलेक्टेड ऑल द नॉन वर्क एंड अरेंज इट इन हिज फेमस ट्रेटाइज। उन्होंने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, इन सभी इंफॉर्मेशन को अरेंज करके अपनी एक बुक में डाला, जिस बुक का उन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स। उन्होंने कुछ ज्योमेट्रिकल नोशन भी बताए, जिसमें ये बताया अ सॉलिड हैज़ अ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जो सॉलिड होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनकी क्या होती है, एक शेप होती है, साइज़ होती है, पोजीशन होती है, और इनको हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इनके एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि गैस का सिलेंडर हो गया, पानी का गिलास हो गया। ठीक है, जो पजल क्यूब होती है वो होगी, वो क्या है, एक तरीके के सॉलिड है, उनकी एक शेप होती है और एक साइज़ होता है। फिर उन्होंने बताया सरफेस के बारे में, इट इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। जैसे कि जो सॉलिड होता है इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये क्या कहलाएगा, उसका एक सरफेस कहलाएगा, ये जो बाउंड्री है देखो। ठीक, दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम द अदर, यानी कि अनदर, एक सॉलिड में से उसका जो एक फेस है, इस फेस को अगर अलग कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे। एंड आर सेट हैव नो थिकनेस, जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है। अब इसी की अगर एक किनारे को अगर निकाल दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो एक किनारा होगा जहाँ से उसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पॉइंट। जो सॉलिड होता है वो 3D स्पेस के अंदर होता है, सरफेस जो होता है वो 2D स्पेस में होता है, इसको हम 2 डायमेंशन में दिखाते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के अंदर दिखाते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है खाली एक 1D डायमेंशन होती है, यानी एक सिंगल लाइन होती है, इसमें कोई लेंथ या ब्रेथ नहीं होती है, ओनली एक स्ट्रेट लाइन। पॉइंट, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। क्लियर, ये था हमारा सरफेस। यूक्लिड समराइज दिस स्टेटमेंट एज ए डेफिनेशन, उन यूक्लिड ने इन्हीं स्टेटमेंट को एज ए डेफिनेशन के तौर पे बताया। जो इसकी डेफिनेशन थी कि अ पॉइंट इज
दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसा होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। पार्ट को आप समझ सकते हो एरिया से। जैसे कि मैंने एक पॉइंट बनाया, ये तो काफ़ी बड़ा बना। पॉइंट बेसिकली सिर्फ इतना सा होगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, पॉइंट है जिसका ना तो कोई साइज़ होगा ना कोई शेप होगा। हम ये नहीं कह सकते सर्कुलर है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, ना कोई साइज़ होता है, यानी जिसको नाप तोल करके हमें बता दें कि ये इतने सेंटीमीटर का या इतना मीटर का है, ठीक है। ये यूक्लिड ने अपनी डेफिनेशन में बताया कि एक पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता। पार्ट का मतलब कोई इसका एरिया नहीं होता, साइज शेप नहीं होती है। फिर बताया अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि जो लाइन होती है इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, केवल लेंथ होती है। ये यूक्लिड ने इसमें बताया, यानी कि दो पॉइंट है, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन आएगी इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, जहाँ से इसके एंड पॉइंट है, जैसे कि एंड पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके पॉइंट कहलाएंगे। अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो भी एक पॉइंटों से बनी हुई लाइन ही होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉइंटों को बिल्कुल नज़दीक नज़दीक करके बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक। यानी बहुत सारे पॉइंटों का जो ग्रुप होता है जो बिल्कुल पास पास करके बनाए जाते हैं, इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा रहा कि बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनको बिल्कुल चिपका चिपका के बिल्कुल बनाया जाएगा तो हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अ सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, सरफेस उसे कहेंगे जिसकी कोई लेंथ हो या ब्रेथ हो, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, इसकी कोई हाइट नहीं होती, केवल दो ही डायमेंशन हो, लेंथ एंड ब्रेथ, किसकी, सरफेस की, ठीक। फिर आता है द एज ऑफ द सरफेस आर लाइन, यानी जो सरफेस होता है इसकी जो एज होते हैं, किनारे, यानी कि ये किनारा हो गया, ये किनारा, या फिर ये, या फिर ये, इनको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे, एजेस, ठीक। अगला आता है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा सरफेस बना होता है बेसिकली बहुत सारी लाइनों को एकदम बिल्कुल एक साथ चिपका चिपका के जब बनाएंगे लाइनों को तो उससे बनने वाला है जो हमारा होगा उसे बोलेंगे हम सरफेस बोलेंगे। यानी बहुत सारी लाइनों को बिल्कुल चिपका चिपका के जब लिखा जाएगा तो हमारा एक सरफेस बन के तैयार होगा। लेकिन क्या हुआ, देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द फ्यू डेफिनेशन, जो उन्होंने डेफिनेशन दी उन डेफिनेशन में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, जैसे कि पहली प्रॉब्लम थी, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, उन्होंने बताया कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, यानी उसका कोई एरिया नहीं होता। उनको उन्होंने नॉट डिफाइन बताया नहीं, कि वो डिफाइन नहीं करा कि कैसे होगा वो। क्योंकि अगर मान लो मैं कोई एक पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, वैसे तो आपको इतना कोई शेप या साइज़ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर इसको बिल्कुल जूम करके ध्यान से देखा जाए तो कोई ना कोई जो पॉइंट होता है ना, बेसिकली उसकी कोई ना कोई शेप और साइज़ तो ज़रूर ही होगी अगर इसको जूम करके अच्छे से देखा जाए तो। एंड इफ़ वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ पेपर वी रिप्रेजेंट इट एज अ डॉट, जब हम किसी पॉइंट को एज अ रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डॉट के तौर पे, एंड इवन अ डॉट हैव सम डायमेंशन, तो उस डॉट की कोई ना कोई डायमेंशन ज़रूर होगी, लेकिन अगर इसको जूम करके ध्यान से देखा जाए तो। फिर यूक्लिड ने बताया था कि लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, कि जो लाइन होती है उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। वैन वी ड्रू अ लाइन अ पेपर इट डेफिनेटली हैज़ सम विड्थ, जब हम किसी लाइन को बनाते हैं तो चाहे इसकी चौड़ाई बिल्कुल डेसिमल में हो लेकिन इसकी कुछ न कुछ चौड़ाई तो ज़रूर ही होती है। इन दोनों को यूक्लिड ने डिफाइन नहीं कर पाया, इसलिए इनको नॉट डिफाइन मान लिया गया। यूक्लिड डेफिनेशंस of surface and line is also an ideal definition not practical, यानी इनको मान लिया गया है लेकिन इनको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता है। पॉइंट, लाइन एंड सरफेस, पॉइंट, लाइन एंड सरफेस को नॉट डिफाइन मान लिया, उन्होंने पूरे सही तरीके से इनको डिफाइन नहीं किया था। स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशन यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज, स्टार्टिंग में क्या किया था, कुछ जो डेफिनेशन होती थी यूक्लिड ने एज्यूम कर ली थी, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियम एंड पॉस्टुलेट, जो उन्होंने डेफिनेशन या कुछ बातों का एज्यूम किया था उनको हम कहेंगे एक्सियम और पॉस्टुलेट। बिफोर लर्निंग अबाउट द एक्सियम एंड पॉस्टुलेट लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट द स्टेटमेंट, हम अगर एक्सियम और पॉस्टुलेट को जानना चाहते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि स्टेटमेंट क्या होती है। देखो स्टेटमेंट को बेसिकली हम तीन पार्ट में बांट लेते हैं, एक ट्रू, दूसरी फॉल्स और तीसरा मे बी। ट्रू का मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हो,
जैसे सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, बात बिल्कुल करेक्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, सूरज पश्चिम से निकलता है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो फॉल्स होगी। एंड तीसरी स्टेटमेंट होती है मे बी, जो मतलब हो भी सकता है और ना भी हो, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो वो हो, दूसरे के लिए ना हो। जैसे कि एक आदमी ने कहा टुडे इज़ अ वेरी हॉट डे, एक आदमी को उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी और को भी उतनी ही गर्मी लग रही हो। तो ये मे बी कंडीशन है, ये कहीं पर ट्रू होगी, कहीं पर फॉल्स होगी। ऐसी कंडीशन को हम मैथ के अंदर, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, या तो स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया जैसे कि यार तो ट्रू लेंगे या फॉल्स लेंगे, फॉल्स होगी तो बात खत्म, अगर ट्रू है तो ट्रू को फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा ट्रूथ विद प्रूफ। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पूरे हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं ट्रूथ विद प्रूफ। यानी कोई ऐसी सच्ची घटना जिसका हमारे पास कोई एविडेंस भी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई बिजली का बिल या पानी का बिल जब जमा करवाता हूँ तो मुझे उसकी एक स्लिप मिल जाती है, तो जो स्लिप मिली वो मेरे पास एक क्या एविडेंस है कि मैंने उस बिल की पेमेंट कर दी है, तो ये एक सच हुआ जिसके मेरे पास एक एविडेंस भी है, तो वो कहलाता है ट्रूथ विद प्रूफ। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इसको दो पार्टों में बांटा जाता है, पहला एक्सियम, दूसरा पोस्टुलेट। एक्सियम वो होती है ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एवरीवेयर, यानी ऐसा ट्रूथ जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, कहीं पर फेल नहीं होगा। जैसे कि मैथ के अंदर पढ़ा जाता है 1+1 कितना होता है, 2 होता है, और ये मैथ की हर ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं देखो मैथ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, इन सभी के अंदर भी हम 1+1 को 2 ही पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा सच है जो मैथ की सभी ब्रांचेज में अप्लाई होता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिए 3-4, बाकी और भी पार्ट होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मैथमेटिकल ब्रांच, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, स्टैटिक, इन सभी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 1+1 को 2 ही पढ़ते हैं। तो यानी कि एक ऐसा सच जो हर जगह एप्लीकेबल हो, कहीं पर भी फेल ना हो। पोस्टुलेट क्या होती है, एज्यूम्ड ट्रूथ, इनको मान लिया गया है, इनको सच मान लिया गया है, इनका कोई प्रूफ नहीं है, या फिर सेल्फ एविडेंट, ये खुद ही एक तरीके का एविडेंट है। और ख़ास करके ये जो अप्लाई होती है ज्योमेट्री के लिए ही होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन आर इक्वल एट एनी पॉइंट, यानी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहता है, बराबर ही रहता है, ठीक है। तो अब ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इनको हमने मान लिया है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। देयर इज़ नो नीड टू प्रूव दिस, हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड प्रूवन, यानी इसको हमने मान लिया कि ये ऑलरेडी सिद्ध ही है। दो लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो बेसिकली पैरेलल लाइन ही कहलाएगी, तो इसे हम कहेंगे पोस्टुलेट। ऐसे सच जिनका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन इसको हमने मान लिया कि वो ज्योमेट्री के लिए ट्रू है। क्लियर। यहाँ पर मैंने दोबारा से उनकी डेफिनेशन लिखी है कि एक्सियम ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और पोस्टुलेट वो एज्यूम्ड ट्रूथ है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसको लेकिन हमने मान लिया कि ये ट्रूथ है और खास करके ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड्स एक्सियम एंड पोस्टुलेट। अब हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड की एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में कि उन्होंने क्या क्या एक्सियम दिए थे। तो पहला एक्सियम उन्होंने दिया था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर कोई एक चीज़ दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और वो चीज़ किसी और के भी इक्वल है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए बराबर बी की है और सी बराबर भी बी की है, एक चीज़ दूसरे के बराबर है, फिर एक तीसरी चीज़ वो भी दूसरे के बराबर है, तो पहली और तीसरी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये उन्होंने एक्सियम में बताया। एक्सियम नंबर 2, इसमें बताया इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। अगर कोई दो बराबर की चीज़ें हैं, इनमें अगर हम कुछ बराबर ही ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट जो आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे कि
ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, मैंने सी को दोनों तरफ ऐड किया, तो जो सी दोनों तरफ सेम चीज़ को ही ऐड करेंगे तो दोनों जो रिजल्ट आया ए प्लस सी और बी प्लस सी वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं 3 और 3 आपस में बराबर हैं, दोनों में मैंने सेम चीज़ ही ऐड की 1 एंड 1, तो जो रिजल्ट आया 4 एंड 4 वो भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। एग्जाम नंबर 3, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। अगर कोई बराबर चीज़ें हैं उनमें हम कोई सेम चीज़ ही माइनस करते दोनों तरफ तो रिजल्ट भी क्या आएगा, उनका इक्वल ही आएगा। जैसे कि ए और बी दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ मैंने क्या किया, सी को ही सब्ट्रैक्ट किया, सी इधर माइनस कर दिया, सी इधर माइनस कर दिया, तो जो रिजल्ट आए ए माइनस सी और बी माइनस सी वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 5 और 5 दोनों बराबर हैं, मैंने एक इधर भी माइनस किया, एक इधर भी माइनस किया, रिजल्ट कितना आया 4, रिजल्ट कितना है 4, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये एग्जाम नंबर 3 में बताया गया था। एग्जाम नंबर 4 जिसमें बोला गया है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब कोई चीज़ है जो एक के ऊपर एक ही बनी हुई है तो वो दोनों कोइंसाइड होंगी और दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे कि मैंने एक लाइन की बात की पी क्यू, ठीक है, और इसी लाइन पे दूसरी लाइन हमारी क्यू पी, लाइन के ऊपर ही लाइन है तो दोनों क्या है, कोइंसाइड है, यानी कि एक ही कॉइन के दो पहलू, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो दोनों का जो साइज़ और शेप होगा सेम ही होगा, दोनों राउंड ही होंगे। तो इसी तरीके से लाइन पी क्यू, अब पी क्यू पे लाइन पी कौन सी लाइन है, क्यू पी, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, कोइंसाइड है। इसी तरीके से एंगल हमारा ए बी सी और दूसरा सी बी ए, दोनों एक के ऊपर एक ही है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी ए के। देखो एंगल ए बी सी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और दूसरा एंगल सी बी है तब भी हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक के ऊपर एक बने तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। इसको हमें एग्जाम नंबर 4 में बताया गया था कि एक के ऊपर एक बनाओ तो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। एग्जाम नंबर 5 में बताया द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई बड़ा पार्ट है, होल है, अगर उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया तो बड़ा वाला पार्ट हमेशा छोटे वाले से बड़ा ही रहेगा। सीधी सी बात है, बड़ा सारा रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल है ये पूरा कंप्लीट है, इसका मैंने एक छोटा सा पीस लिया ये वाला जिसको मैंने रेक्टेंगल भी दिया, तो डेफिनेटली जो बड़ा पार्ट है यानी कि ए रेक्टेंगल वो बड़ा होगा किससे, छोटे वाले पार्ट से, यानी कि रेक्टेंगल बी से। ए इज़ ग्रेटर देन रेक्टेंगल बी। ये एग्जाम नंबर 5 में बताया गया। एग्जाम नंबर 6 इसमें बोला गया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। यदि कोई चीज़ है उसके वो बराबर है किसी डबल की, यानी बी के डबल के बराबर है, और इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर है लाइक सी जो कि डबल के बराबर है उसी नंबर के, तो ए और सी जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट नंबर सेकंड के डबल के बराबर है, थर्ड भी सेकंड के डबल के बराबर है, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्लियर। एग्जाम नंबर 7 में बताया गया है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑन ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। यदि कोई नंबर किसी के हाफ के बराबर है लाइक ए बी के हाफ के बराबर है, इसी तरीके से सी भी बी के हाफ के बराबर है, अगर ये दोनों नंबर हाफ के बराबर है तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कुल मिला के 7 एग्जाम दी थी और 7 के साथ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट की। नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड 5 पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होती है मैंने आपको बताया, एज्यूम्ड एज अ ट्रूथ विदाउट प्रूफ, यानी ऐसा कोई भी एज्यूम्ड ट्रूथ हमने मान लिया है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसे हम कहेंगे पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 1 में बताया गया है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन है ना वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इनके बीच में खींची जाती है, जिसका मतलब ये हुआ एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट। कम से कम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, तभी हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है कि यूक्लिड हैज़ अ फ्रिक्वेंटली एज्यूम्ड विदाउट mentioning that there is a unique line joining two distinct
पॉइंट, यानी यूक्लिड ने मान लिया था बिना किसी चीज़ को प्रूफ करे कि दो पॉइंटों से केवल और केवल एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। तो इससे एक्सियम नंबर 5.1 निकल के आती है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर हमारे पास कोई दो गिवन पॉइंट हो तो उससे केवल और केवल एक ही लाइन ही पास हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि पॉइंट ए है, इससे मैंने एक लाइन पास करी, दो करी, ये करी, ठीक है, ये एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन है। इसी तरीके से पॉइंट बी से पास होने वाली इन्फिनिटी लाइन बनाई जा सकती है। लेकिन ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनसे केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, जो कि मैंने यहाँ पर रेड कलर में दिखाई है। ए और बी से केवल और केवल एक ही लाइन ही पास होगी, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं हो सकती दो अलग अलग पॉइंट से। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि हाउ मैनी लाइन पास थ्रू बी ऑल्सो पास थ्रू ए, बी और ए से कितनी लाइन पास हो रही है, केवल एक ही लाइन पास हो रही है जिसका नाम ए बी है। इसी तरीके से हाउ मैनी लाइन पासिंग थ्रू ए ऑल्सो पास थ्रू बी, यानी ए से और बी से पास होने वाली लाइन कितनी होगी, तब भी केवल एक ही होगी, चाहे ए से बी में जाए चाहे बी से ए में आए, इन दोनों से केवल एक ही लाइन पास होगी जिसका नाम होगा ए बी। तो दिस थस द स्टेटमेंट सेल्फ एविडेंट एंड सो टेकन एज अ एक्सियम, ये एक तरीके का सेल्फ एविडेंट हुआ जिसको हमने हम उसको एक्सियम के तौर पे ले सकते हैं। अब आती है पोस्टुलेट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन, अगर कोई लाइन है तो इसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ए बी है, एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, इनफाइनाइटली इनको दोनों पॉइंटों को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। द सेकेंड पोस्टुलेट सेज दैट द लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंड ऑन ईदर साइड टू फॉर्म अ लाइन, यानी कि इसको किसी भी साइड से बढ़ाया जा सकता है, चाहे लेफ्ट से बढ़ाएं चाहे राइट से बढ़ाएं, इन्फिनिटी तक। अगली बोला पोस्टुलेट नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद वन सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कि एक सर्कल जो बनाया जाएगा वो किसी एक सेंटर को लेके और रेडियस को लेके बनाया जा सकता है। जैसे कि ये हमारा सेंटर हो गया। बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर हुआ और ये फिक्स डिस्टेंस हुआ, ये पॉइंट भी उतनी ही दूरी पर होगा, ये पॉइंट भी उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर है। तो इन सभी पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है। तो एक सेंटर और एक रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये मैं पोस्टुलेट नंबर 3 में बताया गया है। पोस्टुलेट नंबर 4 में बोला गया ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जितने भी राइट एंगल होते हैं सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, चाहे आप कैसे भी बना लें, इस तरीके से बना लें, इस तरीके से बना लें, इस तरीके से सारे राइट एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। एंगल ए ओ बी, एंगल पी क्यू आर, एंगल एक्स वाई जेड आपस में क्या होंगे, बराबर, जो कि 90 डिग्री के होंगे। पोस्टुलेट नंबर 5 में हमें बताया गया है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक इंटीरियर एंगल, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है, पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इन पर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आके फॉल करती है ऑन द सेम, आगे बोला ऑन द सेम साइड ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल 180 डिग्री, यानी कि जिस तरफ इसके दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम हो, इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया, एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री से कम हो, आगे बोला गया है लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर इन दोनों को बढ़ाया जाए, इसको भी बढ़ाया जाए और इसको भी बढ़ाया जाए, ठीक है, मीट ऑन द साइड ऑन विच आर द सम ऑफ एंगल लेस देन टू राइट एंगल, तो ये उस तरफ जाके ज्वाइन करेगी जिस तरफ दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम है, यानी कि इस तरफ में दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम था, तो दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करने पे दोनों को एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगी। वहीं पर जो इसकी दूसरी साइड है एंगल 3 और 4, अगर एक तरफ एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम है तो दूसरी तरफ एंगल का जोड़ 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो इन दोनों को अगर हम बढ़ाएं तो ये दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनके बीच का गैप कंटिन्यूली बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो केवल और केवल उसी तरफ
लाइनों को बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरफ दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाया है। एक लाइन थी हमारी ए बी, दूसरी सी डी, तीसरी लाइन ये थी, एक दूसरे को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल 1 एंड 2 का जोड़ 180 डिग्री से कम है, तो इसी लाइन को मैंने बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। हैज़ द लाइन ए बी एंड सी डी विल इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू, पी क्यू के लेफ्ट में इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इसी तरफ इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री से कम है। ठीक है, दूसरी तरफ को अगर बढ़ाएंगे तो कंटिन्यूली बढ़ाते रहोगे, गैप बढ़ता जाएगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वहीं पर अगर चलो 180 डिग्री से कम है तो इंटरसेक्ट कर जाएगी लेफ्ट में, और राइट में बड़ा है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर बराबर आ जाए तो एंगल 1 एंड 2 दोनों का जोड़ अगर बराबर आ जाए तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब इन दोनों लाइनों को कितना ही बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो राइट में या लेफ्ट में, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी दोनों लाइनें। एंगल 1 और 2 दोनों का सम अगर 180 के इक्वल हो, देन द लाइंस ए बी विल बी पैरेलल टू द सी डी, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल हो जाएगी। कब? जब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो, तब ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।